Hello guys, welcome back to my YouTube channel Danish the Civil World. Today we are going to discuss on the third lecture of strength of material or mechanics of structure and in short MOS. गाइज ये हमारा थर्ड लेक्चर है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर पे और दो लेक्चर मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर ये लेक्चर समझना है तो आपको पहला और सेकंड लेक्चर देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। मैं यूनिट वाइज गाइज अपलोड कर रहा हूँ ताकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैं यूनिट वाइज अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी आप बना सकते हैं आसानी से। चलिए गाइज, लास्ट लेक्चर में हम पता कर न्यूमेरिकल पे हम डिस्कस कर चुके थे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहला लेक्चर पे हम बात कर चुके थे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है यूनिट वाइज का। यूनिट फर्स्ट चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का। तो गाइज आज हम बात करेंगे स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी डक्टाइल मटेरियल का। अब कंफ्यूज होंगे कि डक्टाइल मटेरियल होता क्या है। तो गाइज हमारे पास दो तरह का मटेरियल होता है, एक होता है ब्रिटल होता है, दूसरा होता है हमारा डक्टाइल। ब्रिटल होता है कि किसी भी अगर एज्यूम करते हैं कि ये हमारा ब्रिटल है, ये ऑब्जेक्ट हमारा ब्रिटल है, अगर हम इस पर लोड लगाते हैं या फिर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अचानक से टूट जाएगा। तो उस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल। एक होता है डक्टाइल मटेरियल, एज्यूम करते हैं कि ये हमारा डक्टाइल मटेरियल है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे अगर लोड हम लगाएंगे तो ये अचानक से टूटेगा नहीं। पहले ये अगर ये दोनों तरह एंड से अगर खींचते हैं, पुल करते हैं, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, अचानक से नहीं टूटेगा। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये टूट जाएगा। इस तरह के मटेरियल को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल में क्या क्या आता है, हमारा माइल्ड स्टील आता है, HYSD बार आता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी है कि हाँ ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। ये गाइस 4 नंबर में आता है आपके एग्ज़ाम में। बस आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और ये ग्राफ के बारे में कुछ डिस्कस करना है, कुछ लिखना है इसके बारे में। तो चलिए गाइज, एक तरफ हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, एक तरफ हम स्ट्रेस हम कर लेंगे। ऊपर की तरफ स्ट्रेस आप समझ ही रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया या फिर लोड अपॉन एरिया। और दूसरे वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस को ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रेन को। और स्ट्रेन आपको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आज हम वही उसी का कर्व ड्रॉ करेंगे। एज्यूम करते हैं, चलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट है और जिस इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ASTM। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो चलिए, एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें पता चलता है कि इस तरह का मटेरियल का इस तरह का ग्राफ ड्रॉ होता है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ओ से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से। देखिए ओ से लेकर ए तक, ए पॉइंट तक हमारा क्या होता है, ओ से लेकर ए तक प्रोपोर्शन लिमिट होता है। प्रोपोर्शन लिमिट का होता है जहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड करता है। और हुक्स लॉ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हुक्स लॉ क्या होता है, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। आप ध्यान से देख रहे हैं कि स्ट्रेस भी इंक्रीज कर रहा है तो साथ साथ हमारा स्ट्रेन भी इंक्रीज कर रहा है। तो ओ से लेकर ए तक होता है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, हुक्स लॉ, यहाँ पे आप जहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड करता है। और ए से लेकर बी पॉइंट तक, ए से बी तक होता है इलास्टिक लिमिट। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे और लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ये और एक्सपेंड कर रहा है। तो ए से बी के रीजन को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। लेकिन हाँ, यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड नहीं करता है। और सी पॉइंट, ये सी पॉइंट क्या होता है गाइज, अपर यील्ड पॉइंट होता है। यील्ड मतलब टूटना। और डी पॉइंट होता है ऐसा गाइज, अगर लोड हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो अचानक से स्ट्रेस डिक्रीज कर जाता है लेकिन स्ट्रेन इंक्रीज करता है। तो ये डी पॉइंट गाइज होता है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट होता है। और डी से लेकर ई पॉइंट एक ऐसा स्टेज आएगा कि हम लोड अप्लाई तो करेंगे लेकिन लोड का असर नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेन उसके लेंथ में इंक्रीज करेगा। तो गाइज देखिए, यहाँ पे स्ट्रेस हमारा इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है। और डी से ई, इस रीजन को बोलते हैं गाइज यील्ड प्लोटो रीजन। यील्ड प्लोटो रीजन अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ देख लीजिए। डी से ई को बोलते हैं यील्ड प्लोटो रीजन पार्ट। रीजन बोलिए या फिर पार्ट बोलिए। और ई से एफ तक क्या होता है गाइज, ई से एफ तक एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे लोड हम इंक्रीज करेंगे तो अचानक से लोड इंक्रीज होगा लेकिन उसमें बहुत ही कम
चेंज होगा लेंथ में, लेंथ डिक्रीज बहुत ही कम करेगा इंक्रीज, लेकिन हाँ अचानक से हमारा लोड इंक्रीज करेगा। तो ई से एफ को रीज़न को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग लाइन और पार्ट। ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे मटेरियल का क्षमता पता चलता है, कैपेसिटी पता चलता है कि हाँ उसके अंदर कितना अभी और ताकत है ई से एफ तक। तो ई से एफ का रीज़न देख लीजिए क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग लाइन और पार्ट। और गाइज एफ पॉइंट क्या होता है, एफ देखिए ध्यान से गाइज, एफ एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यार यहाँ पे गाइज हम कंप्रेसिव अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेंसाइल अप्लाई कर रहे हैं। टेंसाइल मतलब खींच रहे हैं, तो एफ पॉइंट होगा अल्टीमेट, इसके पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। अगर इसके बाद भी अगर लोड हम अप्लाई करेंगे तो हमारा मटेरियल फ्रैक्चर कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए ये एफ पॉइंट क्या है हमारा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट होता है मैक्सिमम। और फाइनली गाइज अगर इस पर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो जी पे क्या आएगा हमारा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारा मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो फाइनली जी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, या फिर फ्रैक्चर पॉइंट, या फिर रप्चर पॉइंट। तो गाइज ये था जो 4 नंबर में पूछता है, डायरेक्ट पूछ देगा आपको ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो गाइज आपको बस ये ड्रॉ करना है और साथ में बस इसको आप क्या ओ से ई क्या है ये रीज़न वाइज को आपको डिस्कस करके नीचे लिख देना है। तो ये था गाइज आज का लेक्चर। गाइज एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सियल लोड। बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि आपको ड्राइव करना है या फिर इसके बारे में कुछ लिखना है कि डिफॉर्मेशन आप समझ ही रहे हैं कि उसके बॉडी में, उस किसी भी बॉडी के लेंथ में, ब्रेड्थ में या थिकनेस में बदलाव, चेंजिंग, उसी को बोलते हैं डिफॉर्मेशन और उसी को बोलते हैं इलोंगेशन। तो डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सियल लोड। एक्सियल लोड क्या होता है गाइज, एक्सियल लोड ऐसा लगता है किसी भी बॉडी के या किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सिस पे जो लोड लगता है, चाहे वो कॉम्प्रेसिव फोर्स हो या फिर टेंसाइल फोर्स हो, चाहे उसको आप खींच रहे हैं या फिर उसको दबा रहे हैं, किसी भी बॉडी के एक्सिस पे ऐसा लोड को क्या बोलते हैं, हम एक्सियल लोड बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, किसी भी एक बॉडी, एक हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कुछ इस तरह का, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है हमारे पास, बॉडी है, इसके क्या कर रहे हैं, इसके एक्सिस इसके बीच में होगा, मिडिल में होगा। ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों तरफ से हम एक्सिस पे लोड अप्लाई कर रहे हैं, मतलब पी क्या है गाइस, हमारा लोड है। और इसके लेंथ क्या है, इसके बॉडी का एल है, कैपिटल एल पूरे बॉडी का है। और ध्यान से देखिए गाइस, किसी भी बॉडी पे अगर दोनों तरफ से प्रेस करेंगे, जैसे एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर इस दोनों तरफ से हम प्रेस कर रहे हैं, दोनों तरफ से हम दबा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, अगर दोनों तरफ से अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, तो ये घट के 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर ये डक्टाइल मटेरियल होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके अगर दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो एक्चुअल लेंथ होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह से इतना हो जाएगा। और इसका थिकनेस इंक्रीज कर जाएगा लेकिन लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी पे आज कुछ डिस्कस कर लेते हैं गाइज। आप पिछले लेक्चर में आप पढ़े ही थे, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और ये चेंज कब होगा, किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बाद ही हमारे बॉडी में चेंजिंग आएगा। तो इसी से हम एक हुक्स लॉ भी पढ़े थे गाइज कि हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर हम इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट यूज़ किए थे, जो होता है इलास्टिक लिमिट, जो होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अगर यहाँ पर निकालते हैं तो ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा। और गाइज इसी से फॉर्मूला हमारा निकलता है, स्ट्रेस क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, फोर्स अपॉन एरिया मतलब P अपॉन ए। और स्ट्रेन क्या होता है गाइज, डेल एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो अगर हम ए को नीचे भेज देते हैं और कैपिटल एल को ऊपर भेज देंगे तो पी एल अपॉन ए इंटू डेल एल हो जाएगा। अगर इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा डेल एल का, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो डेल एल हो जाएगा हमारा पी एल अपॉन ए। यही एक फॉर्मूला है गाइज जिससे हम सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, डिफॉर्मेशन का या फिर इलोंगेशन का। आगे हम न्यूमेरिकल्स जब हम जब बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा गाइज इसी का यूज़ होगा। तो अब ध्यान से रख लीजिए कि इसका यूज़ कहाँ करना है, कब करना है। चलिए, ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज न्यूमेरिकल के लिए और बहुत ही ईजी है।
देखिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोड को, जैसे हम ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। अगर इस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स दोनों तरफ से बाहर की तरफ खींच रहे हैं, इफ़ P इज़ इन आउटवर्ड डायरेक्शन, P है क्या है हमारा, बाहर की तरफ है। इस कंडीशन में क्या होगा गाइज, एक्चुअल लेंथ तो ये है, लेकिन जब दोनों तरफ से पकड़ के खींचेंगे तो इसके लेंथ में इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान से देखिए गाइज, किसी भी चीज़ को पकड़ के दोनों तरफ से हम खींचेंगे तो इंक्रीज कर जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाता है, जब किसी भी चीज़ को पकड़ के दोनों तरफ से खींचते हैं। तो इस कंडीशन में गाइज हमारा चेंज इन लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब टेंसाइल स्ट्रेस होगा, जब हमारा फोर्स दोनों तरफ से बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा डिफॉर्मेशन या फिर इलोंगेशन या फिर चेंज इन लेंथ पॉजिटिव में होगा गाइज। और दूसरा केस है हमारे पास, इफ़ P इज़ इन इनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट हमारा यही है रेक्टेंगुलर बॉक्स, अगर इस दोनों बॉक्स के एक्सिस पे, मिडिल पे दोनों तरफ से प्रेस करते हैं तो जाहिर सी बात है गाइस, प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा डिक्रीज़ करेगा। तो अगर इसका लेंथ डिक्रीज होगा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि दोनों को हम दोनों तरफ से प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और इसको बोला जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस बोला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है गाइज, इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो इस कंडीशन में डिफॉर्मेशन या फिर इलोंगेशन को क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे गाइज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। जब टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो फिर हम पॉजिटिव लेंगे, और जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा तो निगेटिव लेंगे गाइज। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इस पे न्यूमेरिकल कैसे ड्रॉ करना है। इस पे न्यूमेरिकल हमारे एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो बहुत ही ईजी एंड शॉर्ट ट्रिक बताएंगे गाइज। चलिए गाइज, इफ़ यू